आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और एक बार फिर से मुखातिब हूं मैं आप सभी के साथ आपकी क्लास 10th का पूरी साइंस का या बोल दो या केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेके, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो बच्चों, मैक्सिमम आप में से वो बच्चे होंगे जो अभी अभी या कुछ टाइम पहले 9th से 10th में स्विच हुए होंगे और 9th का सिलेबस और 10th के सिलेबस में कोई सिमिलरिटी नहीं है। केमिस्ट्री का वहां पे कोई कॉन्सेप्ट था, यहां पे कोई कॉन्सेप्ट है। और ये क्योंकि पहला आपका चैप्टर है पूरी साइंस का, बोल दो केमिस्ट्री का, तो अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया तो ये आपकी फाउंडेशन की तरह काम करेगा और आने वाले चैप्टर में आपकी काफी हेल्प होगी। आप इजीली उन चैप्टर को बना पाओगे। इस सेशन को देखने के बाद आई एम डैम श्योर कि ये आपका जो चैप्टर है उसमें इंक्लूडिंग हर एक टर्म्स, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन आपकी खोपड़ी से चौपड़ी तक बराबर आपको समझ में आ चुकी होगी, ये मेरी गारंटी है। और मैक्सिमम जो आपका सेशन है 1 घंटे तक जाएगा और 1 घंटे में मैं गारंटी लेता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं यार एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो सीधी सीधी बात मैं आपसे करता हूं टू द पॉइंट। अगर हम चैप्टर में घुसते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली स्टडी क्या करना, पढ़ना क्या है। खास बात बताऊं, आप थोड़ा पास आइए। खास बात यह है कि इस चैप्टर में केवल और केवल आपको 4 ही टॉपिक पढ़ने हैं। उन 4 टॉपिक से आपका एक डेफिनेट क्वेश्चन बनता है फाइनल एग्जामिनेशन में और वो 4 टॉपिक आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला है आपका केमिकल चेंज, यानी कि टाइप ऑफ चेंज के बारे में आपको थोड़ा सा एक हल्का सा ग्लिम्पास, एक झलक है कि कितने टाइप के चेंजेस होते हैं, हम पढ़ेंगे। वैसे तो आपका सिलेबस में केमिकल चेंज है क्योंकि चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन से जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई आपके सिलेबस में केमिकल चेंज है। लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कशन फिजिकल चेंज के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे ही केमिकल चेंज हमको समझ में आ जाता है तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक केमिकल चेंज के साथ एक केमिकल रिएक्शन और एक केमिकल इक्वेशन बनती है। तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों जो बात बनती है वो है आपकी बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस किया दिया जाता है, संतुलित किया जाता है, इसके बारे में हम लोग इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। थर्ड बच्चों आपका रहेगा टाइप ऑफ रिएक्शंस। यहां से आपको आपके बोर्ड में एक फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल 5 टाइप की रिएक्शंस विद एग्जांपल्स हम यहां पे डिस्कशन करेंगे। लास्ट एंड फाइनल आप लोग देखोगे 2 सेपरेट टॉपिक्स हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी के। ये कुछ आपके 4 टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में आपको पढ़ाए गए हैं, जो आपके दिए गए हैं। सीबीएसई, एचबीएसई, आईसीएस, किसी भी बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, ये सभी के लिए है और सेम ही लगभग आपका सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं चेंज का मतलब होता है परिवर्तन, किसी भी चीज का बदलना। तो देखो बच्चों, चेंज 2 तरीके के होते हैं। पहला केमिकल चेंज होता है, दूसरा होता है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में आपको एक मूलभूत डिफरेंशिएट कैसे करना है, डिफरेंस कैसे करना है। पहला एक देसी जुगाड़ आपको बता देता हूं कि आपका कोई नया सब्सटेंस अगर बनता है तो वो केमिकल चेंज है, अगर आपका नया सब्सटेंस नहीं बदलता तो वो कैसा है, आपका फिजिकल चेंज है। तो हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग समझो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज की एग्जैक्ट डेफिनेशन एक ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं, उनको क्या बोलते हो आप लोग, उनको बोलते हो केमिकल चेंज। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, जिन के बीच में ये रिएक्शन होती है और उनकी जो बच्चों कंपोजिशन है ना, वो कंपोजिशन भी क्या हो जाती है आपकी चेंज। लेकिन ये चेंज नहीं होती है फिजिकल चेंज में। फिजिकल चेंज में ना तो कंपोजिशन चेंज होती है, कोई ना ही कोई नया सब्सटेंस बनता है। लेकिन केमिकल चेंज में दोनों चीजें होती हैं, आपका एक या एक से ज्यादा नया सब्सटेंस भी बनता है और वहां पे मौजूद जो मॉलिक्यूल्स है या फिर जो भी केमिकल्स है उन सब की कंपोजिशन बदल जाती है। ये एक बड़ा मूलभूत अंतर है, ठीक है। और ये जो केमिकल चेंज है इसको इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आपका क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं आप लोग केमिकल रिएक्शन। क्लियर। तो एक चेंज हुआ, हम उसको वर्ड रिएक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में उसको हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन, जो हुआ उसको क्या बोलते हो, केमिकल रिएक्शन। तो यहां पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, केमिकल रिएक्शन। उम्मीद करता हूं एक बेसिक सी बात थी, आपको क्लियर हो गया होगा क्या आपका फिजिकल चेंज होता है, क्या आपका केमिकल चेंज होता है। लेकिन केमिकल चेंज की और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है जो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि केमिकल चेंज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है सर। तो 4 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिनसे आप लोग पता कर सकते हो कि आपका जो चेंज है वो केमिकल है या फिजिकल है। तो बात करते हैं टोटल कितने आपके बेसिकली डिफरेंशिएट कर सकते हो कितने फैक्टर से, आप 4 फैक्टर
फैक्टर से 1 2 और यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 4। अब ये 4 फैक्टर कौन कौन से है सर? तो 4 फैक्टर हैं आपके। पहला फैक्टर है इवोल्यूशन ऑफ द गैस। whenever the chemical changes take place there is a most probably वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? वहां पे आपको इवोल्यूशन ऑफ द गैस देखने को मिलेगा। मतलब वहां पे कोई ना कोई गैस निकलती रहेगी, ठीक है, वो किसी भी टाइप की गैस हो। जैसे अगर आप लोग देख सकते हो, अगर आयरन को मैं सॉलिड स्टेट में रिएक्ट कराता हूं, किसके साथ? अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूं तो हमारी रिएक्शन में क्या बनता है? हमारी रिएक्शन में बनता है आपका आयरन सल्फेट बन जाता है और प्लस में मेरे पास रह जाता है आपका हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो, यहां पे एक गैस इवेल्युएट हुई, क्लियर है, गैस बनी। इस गैस से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो चेंज है वो कैसा है बच्चों, आपका केमिकल चेंज है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, 4 बेसिकली, जिनकी हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि आपका चेंज कैसा है, केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज। क्लियर? तो केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है? पहला कि यहाँ पे गैस का इवोल्यूशन होता है। सेकंड है चेंज इन कलर। बहुत सारे केस में आपने देखा होगा, एक केमिकल पहले आपका रेड था, फिर कैसा हो गया, ब्लैक हो गया, या फिर व्हाट एवर द कलर चेंजेस, जो भी उसका कलर चेंज होता है। लेकिन केमिकल चेंज होता है ना, वहां पे देखने को मिलता है आपको कि सम केसेस में कलर बदल जाता है। जैसे आपने एप्पल देखा होगा, एप्पल को अगर आप लोग काट देते हो तो इसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। कोई भी मेटल है, अगर उसको रस्ट हो जाता है, उसकी रस्टिंग हो जाता है, तो उसका कलर कैसा हो जाता है बच्चों? चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजें, चेंज इन कलर, ये किस चीज को बताती है? ये बताती है कि आपका जो चेंज है वो कैसा है बच्चों, आपका केमिकल चेंज है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी है। बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड है चेंज इन स्टेट, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज है जो केमिकल चेंज होता है वो सॉलिड स्टेट में होती है, लेकिन सम केसेस में वो लिक्विड में चली जाती है, या फिर आप लोग कह सकते हो लिक्विड से वो कहां पे चली जाती है? गैस में, या फिर वही से वर्षा, यानी कि कुछ भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। बहुत सारी गैस से लिक्विड, लिक्विड से कहां पे चली जाती है? सॉलिड में। इन शॉर्ट आप लोग कह सकते हो कि अगर कहीं ना कहीं पे अगर आपका स्टेट चेंज होता है तो आप वहां से आइडिया लगा सकते हो कि ये जो चेंज है वो कैसा है बच्चों, आपका केमिकल चेंज है। लास्ट एंड फाइनल पे हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ पे होती है हीट ट्रांसफर। बहुत सारे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि हीट निकलती है, बहुत सारे केसेस में हीट हमें देनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? हीट ट्रांसफर होगी तो वो क्या होगा बच्चों, आपका वो होगा केमिकल चेंज। तो इन 4 तरीकों से, इन 4 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो वेदर योर चेंज इज केमिकल और फिजिकल। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी। ये बहुत बेसिक सी बातें थी। अब बात करते हैं मुद्दे की, ध्यान से समझना। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। ध्यान से समझो, इफेक्ट ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता है तो उस केमिकल चेंज की वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या उसका प्रभाव रहता है, इस बात को आपको समझना है। सबसे पहले आप लोगों को समझना है, यहां पे मैंने बताया जब भी केमिकल चेंज होगा तो जो केमिकल्स है वहां पे उनकी जो पहले से कंपोजिशन है उस कंपोजिशन में बदलाव आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो पहला क्या बदलेगा? कंपोजिशन बदलेगा। कंपोजिशन के बाद यहां पे एक नया सब्सटेंस बनता है, ये भी बात हमने की। लेकिन यूजुअली जो केमिकल रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है? जिनको वापस प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने ए और बी को रिएक्ट किया तो ये क्या बन गया बच्चों, आपको आपका बन गया सी। इसका मतलब ये वन वे रिएक्शन है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको दिखेगा जैसे ए प्लस बी आपका बन गया सी, और ऐसा सिंबल आपको मिलेगा। तो अगर आप लोग कहीं पे भी इस तरीके का सिंबल पाते हो तो ये आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है? इरिवर्सिबल, मतलब सॉरी ये रिवर्सिबल है, मैं उल्टा बोल गया। ये कैसी रिएक्शन है? ये है आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। लेकिन यहां पे सिंबल अगर आपका एरो है तो ये कौन सी है? आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर? तो इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब जिसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट उल्टा नहीं किया जा सकता। एक बार जो बन गया वो बन गया, उसको वापस नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केमिकल चेंज के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। कंपोजिशन बदल जाती है, नया सब्सटेंस बनता है, और ये चीज जो केमिकल रिएक्शंस है वो जनरली कैसी होती है? वो इरिवर्सिबल इन नेचर होती है। क्लियर? आई होप कि ये पहला वाला टॉपिक जो था केमिकल चेंज, ये आपको 100% क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली केमिकल चेंज क्या है, ठीक है। अब केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल किया। सिंबॉलिक फॉर्म में सिंबल्स की हेल्प
से अगर रिप्रेजेंट करोगे तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी केमिकल इक्वेशन। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहां पे आपको एक बात नोट करनी है, हम यहां पे एक यूज करेंगे आपका हीट एंड ट्राई मेथड। यस, क्या आप यूज करोगे, हीट एंड ट्राई मेथड। ये एक आसान सा मेथड है जिसकी हेल्प से किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं हमारे 10th क्लास के सिलेबस में, 10th क्लास की केमिस्ट्री में, ठीक है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड आप लोग नोट कर ले, जिसकी हेल्प से आप लोग क्या करते हो, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हो। अब करते हैं इसको शुरू। देखो, जो आपका प्रोसेस है, प्रोसेस में जो लॉ अप्लाई होता है किसके ऊपर, इसी प्रोसेस के ऊपर की जहां पे आप लोग बैलेंस करते हो बच्चों, वो बनता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसके बारे में आई होप कि आप लोगों ने 9th में जरूर स्टडी किया होगा, नहीं किया है तो अब समझ लो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि जैसे यहाँ पे दो साइडें होती है, कोई भी रिएक्शन होगी, जैसे ए प्लस बी, ये आपका कन्वर्ट हो गया सी में, तो ये जो आपके आपस में रिएक्ट किए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। ये बात आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और जो बन गया एज ए रिजल्ट बच्चों, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका प्रोडक्ट। तो हमारे पास दो चीजें निकल के आती है, पहला क्या निकल के आता है, रिएक्टेंट, और दूसरा क्या निकल के आता है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट का जो अपना मास है वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मास। वैसे कंजर्वेशन ऑफ मास को आप लोग ऐसे समझ सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मास मींस मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। आप मास को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसका मतलब जो आपका मास ऑफ रिएक्टेंट है बच्चों, वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के। जैसे केमिकल रिएक्शन मैंने लिया, ए और बी दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन बनाया और सी और डी में बदल गए, तो ये आपका प्रोडक्ट है। इन दोनों का जो मास है ना और इन दोनों का जो मास है, अगर दोनों को सम कर दे तो इक्वल आएगा, यानी कि सी प्लस डी का ए प्लस बी के इक्वल आएगा। यही फॉर्मूला, यही मेथड हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड में यूज करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का, जिसको बोलते हैं आप लोग कंजर्वेशन ऑफ मास, और जिसकी हेल्प से हम लोग केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं बच्चों, बैलेंस करते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो यस एक बार से, ताकि इससे इस चीज का आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि आप लोगों ने कुछ अकम्प्लिश किया है, कुछ समझा है अभी तक 4-5-10 मिनट में इस वीडियो में। आपका कुछ ना कुछ जो टाइम लगाया उसका कुछ आपको प्रॉफिट हुआ है। अब चलते हैं आगे, ध्यान से समझो। अब हम करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहां से डेफिनेट आपको क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कैसे बैलेंस करते, ध्यान से देखो। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज अ इक्वल नंबर ऑफ एटम। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड, दोनों साइड जो आपके एलिमेंट है वो इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, ये रिएक्शन यहां पे लिखी हुई है, मैंने सिंपल रिएक्शन मान लो करा दी, Mg की किसके साथ कराई, O2 के साथ, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, मेरे पास आ गया MgO। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा Mg एक है, इधर भी एक है, O2 है, इधर 1 है, तो क्या मेरी बैलेंस रिएक्शन है, तो मैं क्या लिखूंगा, मेरी बैलेंस मेरी जो केमिकल रिएक्शन वो बैलेंस है, वो नहीं है, ठीक है। तो इसको बैलेंस कैसे किया जाए, ठीक है, इसको बैलेंस कैसे किया जाए, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, हाउ टू बैलेंस, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। मैंने बताया इसको बैलेंस करने का एक ही तरीका है, वो क्या है आपका हीट एंड ट्रायल मेथड। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है। अब देखो कैसे बैलेंस किया जाता है। देखो ये केमिकल रिएक्शन है जहां पे हाइड्रोजन को मैंने रिएक्ट कराया क्लोरीन के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करती हैं और HCl बना लेती हैं। अब इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहाँ पे बच्चों क्लियर कर देता हूं कि कैसे आप लोगों को पता चलेगा, कैसे आप लोग यहाँ पे इस चीज को बना सकते हो कि एग्जैक्टली बैलेंस कैसे करना, ठीक है। मैंने आपके सामने एक नया विंडो खोला है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन HCl बनाती हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको नोटिस करें। HCl बनाती हैं कौन कौन, हाइड्रोजन गैस है वो रिएक्ट करती है किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ, और आपको रिजल्ट क्या मिलता है, आपको रिजल्ट मिलता है HCl, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल करना है। स्टेप फर्स्ट में आपको नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट कर लेना है। नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक छोटी सी टेबल का जनरेशन करना है, जिसमें आप लोग डालोगे कौन कौन से एलिमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में उसकी वैल्यू क्या है और राइट हैंड साइड में क्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं आपके एलिमेंट कौन कौन से, ठीक है। तो मेरे पास दो ही एलिमेंट है, पहला एलिमेंट आपका हाइड्रोजन है और दूसरा एलिमेंट कौन सा है, आपका क्लोरीन है। अब हाइड्रोजन आपका लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, वहां पे कितना है, आपका 1 है, ठीक है। तो पहली स्टेप बच्चों क्या थी, पहली स्टेप थी हमने क्या किए, हमने कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए एलिमेंट, ठीक है।
ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड में हमने क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लीकेशन की हेल्प लेनी है और ये देखना कि किसको बैलेंस किया जा सकता है। जैसे ये हाइड्रोजन इधर 2 है, तो राइट साइड में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या सेम मेथड आप लोग नीचे भी अप्लाई कर सकते हो, तो राइट साइड में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बैलेंस हो जाएगी, यानी कि राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब लोग देखो ध्यान से, रिएक्शन क्या थी आपकी, H2 को हमने Cl2 के साथ रिएक्ट कराया, हमारे पास क्या था, HCl बन गया, ठीक है। अब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन इसके साथ साथ आपकी क्लोरीन भी बैलेंस हो गई। इस चीज को आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे आपकी क्लोरीन भी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है, ठीक है। क्योंकि आप लोग ध्यान से देखोगे तो मिलेगा हाइड्रोजन तो 2 है ही, लेकिन उसके साथ क्लोरीन भी कितनी है, 2 है, ठीक है। यानी कि हमने एक को मल्टीप्लाई किया, ऑटोमेटिकली दूसरे का मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे अगर दोनों साइड आपके एटम क्या है, इक्वल है, तो हम लोग क्या कहेंगे, उस रिएक्शन को कहेंगे, ये रिएक्शन कैसी है बच्चों, आपकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बैलेंस कर सकते हो, सिंपल से सिंपल मेथड से, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको एक इजी रहे, क्लैरिटी रहे कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे मैंने मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई है ऑक्सीजन के साथ, तो ये आपकी पहली एक्टिविटी का क्वेश्चन है, मेरे सामने बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बताया बच्चों मैंने, आप लोगों ने एक टेबल बना लेनी है, एक लेफ्ट हैंड साइड की, एक राइट हैंड साइड की। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लेफ्ट एलिमेंट लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, राइट हैंड साइड। यहाँ पे 2 एलिमेंट है आपके, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम लेफ्ट में 1 है, राइट में भी 1 है। ऑक्सीजन राइट लेफ्ट में 2 है, राइट में कितना है, 1। मैंने बताया था जो अनबैलेंस सिचुएशन है उसको बैलेंस करने की कोशिश करो, तो इसको कितने से गुना करा दोगे, 2 से। तो अगर मैं इसको 2 से गुना कराता हूं तो आपकी रिएक्शन क्या बनती है, Mg+O2। राइट में 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो MgO बन जाएगा। अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ऑक्सीजन तो बैलेंस होगी लेकिन मैक्सिमम मैग्नीशियम भी 2 हो गया है। यानी कि अगर आप टेबल बनाओगे तो अब आपकी टेबल क्या बनेगी, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके एलिमेंट है मैग्नीशियम है और क्या है आपका ऑक्सीजन है, क्लियर है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं बात करूं, मैग्नीशियम 1 है, राइट में 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और 2 है। अब यहाँ पे आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे कि ये साइड तो बैलेंस हो गई, लेकिन यहाँ पे कौन बैलेंस नहीं हुआ है, अनबैलेंस कौन हो गया, आपका मैग्नीशियम। इस 1 को 2 कैसे बनाया जाए, 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि इस मैग्नीशियम को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो क्या बन जाएगा, 2Mg प्लस में O2 कितना बन गया आपका, 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों क्लियरली देखो कि ये आपकी अब हो गई है बैलेंस, दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम क्या हो गए आपके, इक्वल। तो इस तरीके से इजीली आप लोग इसको क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। इस मेथड को क्या बोला हमने, हीट एंड ट्राई मेथड बोला। आई होप कि यहां तक आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा कि किस तरीके से हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बैलेंस करके दिखाया, आप लोग देख सकते हो, क्लियर। तो यहाँ पे बैलेंसिंग से आपको बैलेंसिंग से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। हमने यहाँ पे 2 टॉपिक्स को कवर किया, केमिकल चेंज क्या होते हैं और बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट 50% आपका काम हो चुका है इस चैप्टर का। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग आते हैं कहां पे बच्चों, यहाँ पे, जिसको बोलते हैं आप लोग टाइप ऑफ रिएक्शंस। टोटल 5 टाइप की रिएक्शन है, उसके बाद 2 टॉपिक और इसके बाद ये आपका चैप्टर हो गया खल्लास, यानी कि एक चैप्टर आपका केमिस्ट्री या फिर साइंस का हो जाएगा कंप्लीट। तो अब शुरू करते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है, यानी कि अगला टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो चलो देखते हैं एग्जैक्टली कितने टाइप की रिएक्शंस है। तो देखो आपके सिलेबस में टोटल 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस है। पहली है आपकी कॉम्बिनेशन, दूसरी है आपकी डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। ये पांचों वो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कि जिनमें से एक क्वेश्चन आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो हर एक को जरूर एग्जांपल के साथ याद करना है। डेफिनेशन आप लोग साथ साथ नोट करते चले। कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना, जुड़ना, जुड़ के अक्सर अलग अलग चीजें एक हो जाती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे रिएक्टेंट का मतलब लेफ्ट साइड वाले 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जहां पे आपकी हीट रिलीज होती है। यस, क्या होती है आपकी हीट, क्या होती है, रिलीज। तो को क्या बोलते हैं आप लोग, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो जब भी कॉम्बिनेशन होता है 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट का और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो हीट रिलीज होती है, और इस रिएक्शन को बच्चों क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ये पहला एग्जांपल है। देखो यहाँ पे रिएक्टेंट नंबर 1, रिएक्टेंट नंबर 2, ठीक है, प्रोडक्ट नंबर 1, यानी कि दोनों कंबाइन हो गए हैं और प्रोडक्ट कितना बन गया बच्चों आपका 1।
यहाँ पे कार्बन आपका सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन आपका गैस स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, यानी कि दो रिएक्टेंट ने कितने प्रोडक्ट बनाए बच्चों, सिंगल प्रोडक्ट बनाया। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैं बता देता हूं। ठीक है, आपका बहुत सा एक्सोथर्मिक मैं बता चुका हूं, जहां पे हीट क्या होती है आपकी रिलीज होती है। ठीक है, हीट क्या होती है आपकी रिलीज। अगर हीट आपकी रिलीज होती है ना तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे और सेकंड टाइप की बात करते हैं, डीकंपोजिशन। देखो कॉम्बिनेशन में जुड़े तो एक बना, अब एक सिंगल आपका रिएक्टेंट अगर वो टूट जाता है, डिकंपोज हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। फॉर एन एग्जांपल, आपका सिंगल अगर रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, डीकंपोजिशन रिएक्शन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और ये इंडोथर्मिक होती है, तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जुड़ती है चीजें तो आपका एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एंडोथर्मिक मतलब जहां पे हमको एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी क्या करनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है बाहर से। एक्सोथर्मिक मतलब जहां से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो जो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन आपका जो डिकंपोजिशन रिएक्शन हो कैसा होता है बच्चों, एंडोथर्मिक। फटाफट से कितने तरीके से डिकंपोजिशन हो सकता है। अच्छा, अगर लाइट की हेल्प से होता है तो उसको बोलते हो फोटोलाइटिक डिकंपोजिशन, हीट की हेल्प से होता है तो उसको बोलते हो थर्मल डिकंपोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होता है तो उसको क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकंपोजिशन। तो तीन तरीके के डिकंपोजिशन हो गए। ध्यान से देखो, थर्मल मतलब हीट, यहाँ पे हीट है, अगर कॉपर कार्बोनेट को हीट किया जाए तो कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। एक सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में बदल गया, डिकंपोजिशन हो गया। देखो यहाँ पे फोटोलाइटिक यानी कि लाइट की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड सिंगल प्रोडक्ट, सिल्वर और क्लोरीन दो अलग अलग सिंगल रिएक्टेंट दो अलग अलग प्रोडक्ट बना देता है। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकंपोजिशन की बात करूं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अगर आप लोग वाटर से पास करते हो तो H2 और O2 आपका बन जाता है। तो ये तीनों टाइप के आपके क्या हो गए, डिकंपोजिशन। तो तीन तरीके से डिकंपोजिशन है, आप हीट की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या कर सकते हो, डिकंपोजिशन। आई होप के एग्जांपल भी आपको क्लियर हो गए होंगे। थर्ड है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब बच्चों सीधा सीधा होता है, एक एटम दूसरे की जगह आ गया, एक मोर रिएक्टिव एटम दूसरे की जगह आ गया। लेस रिएक्टिव तो आ नहीं सकता, यानी कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसके साथ आ गया, लेस रिएक्टिव के साथ। जैसे सी अगर लेस रिएक्टिव है तो सी की यहाँ पे ए आ जाएगा, एडी बन जाएगा, सी बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, प्रोडक्ट आपका एडी, और यहाँ पे क्या बन गया, सी हो गया सेपरेट। ठीक है, तो जहां पे एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है तो उसको बोलते हैं आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। अब आपको ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव का पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और आपका गोल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्टिविटी बदलती है। हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, यहाँ पे एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जैसे ए इज मोर रिएक्टिव देन द सी, क्योंकि ए ने किसको रिप्लेस किया, सी को, और सी क्या हो गया आपका, लेस रिएक्टिव। एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, जैसे ये आयरन की नेल है, मैंने कॉपर सल्फेट में डाल के रखी। ठीक है, और आयरन की लेन को मैंने कॉपर सल्फेट में डाल के लिया, तो क्या होगा, आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू द कॉपर। तो कॉपर की जगह कौन आ जाएगा, आयरन, कॉपर हो जाएगा बाहर, आयरन सल्फेट। दैट्स व्हाई इसका कलर क्या हो जाता है बच्चों, चेंज। जैसे ये आपकी एक एक्टिविटी भी है। ठीक है, लेकिन जो आपका ये एग्जांपल है बच्चों, ये किसका है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को क्या कर दिया, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, अब ये कुछ एग्जांपल है, जैसे जिंक है, जिंक को अगर HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, जिंक क्लोराइड प्लस में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन। ये और एक एग्जांपल है किसका, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, ए रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ द आयन बिटवीन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, उसको क्या बोलते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे ए और बी रिएक्टेंट है और सी और डी, अब होगा क्या, ये इसकी जगह आ गया और ये इसकी जगह, एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया। यानी कि ए के साथ पहले बी था, अब कौन आ गया, एक साथ डी, सी के साथ पहले डी था, अब कौन आ गया, बी। तो इसको बोलते हो डबल डिस्प्लेसमेंट। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक ऐसी रिएक्शन जहां पे एक्सचेंज ऑफ आयन होता है बिटवीन द रिएक्टेंट, उनको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्टेंट। आई होप कि इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू कि एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। एग्जांपल आप लोग दे सकते हो, बैरियम क्लोराइड अगर सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो बैरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड बनता है। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, किस तरीके से आप लोग कर सकते हो, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फाइनली अब यहां पे दो टर्म्स मैं आपको देता हूं, एक ऑक्सीडेशन होता है,
एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो, हाइड्रोजन आपका रिमूव हो। अब रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर ऑक्सीजन जुड़ा या हाइड्रोजन हटा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ा ऑक्सीजन हटा तो क्या हो गया आपका रिडक्शन। तो रिडक्शन का मैंने रेड उठा लिया और ऑक्सीडेशन का क्या उठा लिया, ऑक्स। तो बच्चों क्या बन गया, रिडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो साथ साथ, उसको क्या बोलोगे आप लोग, रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। यही मैंने लिखा है, एक रिएक्शन जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है बच्चों, एक साथ होता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, रिडॉक्स रिएक्शन। ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जो ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिडक्शन कराने में हेल्प करते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आपको पढ़ लेना है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखो, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन सल्फेट था और क्लोरीन था, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है आपका, ये हट गया मतलब रिमूव हो गया हाइड्रोजन, इसलिए क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्लोरीन के साथ ये क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसलिए क्या हो गया आपका ये रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, क्लोरीन, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस चीज को अभी आपको ध्यान में रखना है। एक एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझा दिया कैसे ऑक्सीडेशन हुआ, कैसे रिडक्शन हुआ, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, और लास्ट टॉपिक क्या है बच्चों, आपका कोरोजन। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन होता है किसी भी मेटल सरफेस का बाय द एक्शन ऑफ द एयर, मॉइस्चर और द केमिकल्स। ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स की, जैसे आप एग्जांपल से समझो, ये आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, बिफोर कोरोजन हुआ तो इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब ये क्यों हुआ मैं आपको समझा देता हूं। बिफोर ये कॉपर, ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हुए तो यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस में कॉपर कार्बोनेट, जिसने ग्रीन कोटिंग की लेयर बना ली आफ्टर, और इसके ऊपर आपको ग्रीन कोटिंग दिख गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप लोग कोरोजन। कोई भी मेटल सरफेस को स्लोली एटमॉस्फेरिक गैसेस द्वारा अगर खाया जाता है, ईट किया जाता है, तो बच्चों उसको क्या बोलते हो, डिस्ट्रक्शन किया जाता है उसका, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, कोरोजन। एक और एग्जांपल आप आयरन का ले सकते हो, रस्टिंग यानी कि जंग लगना। यहाँ पे 4 आयरन के मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन के साथ 2H2O के साथ क्या बनाते हैं, 2Fe2। ये जरूर आपको ध्यान में रखना है, 2Fe2O3 डॉट XH2O। ये आपका आयरन रस्ट का फॉर्मूला है। रस्ट का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में आप लोग देखते हो लोहे के ऊपर जो लगता है बच्चों, जिसको क्या बोला जाता है आपका जंग। तो किसका फॉर्मूला है, जंग का। कैसे लगता है ये रिएक्शन, आप देख लो कैसे होती है ये रिएक्शन, ये जरूर आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक वो है आपका रेंसिडिटी। जो भी आपके फूड पार्टिकल्स है उनको एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। देखो ध्यान से, ये डे फर्स्ट था, यहाँ पे फैट और ऑयल था। ठीक है, ये फॉल हो गया, ऑर्डर हो गया, इसका टेस्ट खराब हो गया। कौन से दिन, 20वें दिन। क्यों, क्योंकि इसको हो गया है रेंसिडिटी। क्लियर है, रेंसिडिटी का मतलब क्या था, व्हेन फैट और ऑयल स्टे, जहां पे फैट और ऑयल स्टे इन ए ओपन फॉर ए लॉन्ग, बहुत लंबे टाइम तक फैट और ऑयल अगर ओपन में रहते हैं, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड बिकम द रेंसिड। वो क्या हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं, एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। बच्चों इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेंसिडिटी। ठीक है, तो बेसिक सी बातें थी। रेंसिडिटी का मतलब फैट और ऑयल को अगर लंबे टाइम तक ओपनली अगर आप लोग छोड़ते हैं तो रेंसिडाइज हो जाते हैं, उनकी टेस्ट और स्मेल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था, वो क्या था आपका रेंसिडिटी। तो ये 5 टाइप की रिएक्शन, कोरोजन और रेंसिडिटी, बस इतना ही है आपका ये पहला चैप्टर। इसके अलावा आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो 1-1, 2-2 घंटा आपका खाएंगे, वेस्ट करेंगे। ठीक है, वहां पे काम की बातें बहुत कम होती है, घुमा फिरा के एक तरीके से बातों में ज्यादा टाइम जाता है। तो आपका टाइम प्रीशियस है, आप लोग इस चीज को ध्यान से समझे, ऐसे टीचर्स को फॉलो करें जो आपको केवल टू द पॉइंट पढ़ाएं, जो आपके काम की बातें हैं वही सब पढ़ाएं। फालतू की इधर उधर की बातों में आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक शेयर तो बनता ही है यार, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।